वेलकम बैक बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ा था, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं उसे परिभाषित किया था और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं दो आव्यूहों की समानताएं। अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेलिटीज ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों की समानताएं मतलब दो आव्यूह को समान कब कहेंगे? दो आव्यूह को समान कहेंगे यदि दोनों आव्यूह की कोटि समान हो, यानी m गुना n कोटि का यदि आव्यूह a है तो आव्यूह b भी m गुना n कोटि का ही होना चाहिए और दोनों आव्यूह के संगत अवयव भी समान होने चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे आव्यूह a और b समान आव्यूह है। तो हम लोग इसको लिखते हैं परिभाषा को। दो आव्यूह a और b समान आव्यूह कहलाते हैं यदि एक नंबर देकर a की कोटि बराबर b की कोटि तथा दो नंबर a के संगत अवयव बराबर b के संगत अवयव। दो आव्यूह को हम लोग समान आव्यूह कहेंगे यदि दोनों आव्यूह की कोटि क्या हो? समान हो तथा a के अवयव b के संगत अवयव के बराबर हो। तो a के अवयव यहाँ कर देते हैं सिर्फ a के अवयव बराबर b के संगत अवयव। a और b के संगत अवयव यदि बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि आव्यूह a और b समान है। तब लिखते हैं यदि आव्यूह a व b समान हो तो इसे a बराबर b से लिखा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे a बराबर 2 4 3 1, इसकी कोटि है 2/2 क्योंकि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। और b ले लेते हैं 2 4 3 1, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a की कोटि बराबर b की कोटि, उसके बाद a के संगत अवयव यानी a11 यहाँ 2 है, यहाँ भी b11 क्या है? 2 है। तो दोनों का संगत अवयव 4 4 3 3 1 1 बराबर है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह है। यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर b, आव्यूह a बराबर b। तो हम लोग समान आव्यूह को समझ गए कि समान आव्यूह किसे कहते हैं। दो आव्यूह जिनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो तो उन्हें समान आव्यूह कहते हैं और उन्हें a बराबर b से लिखते हैं यदि a और b आव्यूह है तो। अब हम लोग बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक का
उदाहरण नंबर 1 बनाते हैं। उदाहरण 1 है कि 3 फैक्ट्रियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्या सूचना है? तो यहाँ दिया हुआ है कि फैक्ट्री 1 में पुरुष कर्मी की संख्या 30 है, महिला कर्मी की संख्या 25 है। फैक्ट्री 2 में पुरुष कर्मी की संख्या 25 है, महिला कर्मी की संख्या 31 है। और फैक्ट्री 3 में पुरुष कर्मी की संख्या 27 है और महिला कर्मी की संख्या 26 है। तो कहता है उपर्युक्त सूचना को एक 3 गुना 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। 3 गुना 2 मतलब रो 3 और कॉलम 2। क्षैतिज रेखा 3 बनाना है और उदग्र रेखा 2 बनाना है। फिर कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या है। सबसे पहले हम लोग 3 गुना 2 कोटि का आव्यूह बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ए बराबर, आव्यूह के नाम को ए से लिख देते हैं। आव्यूह के नाम को किसी भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, तो ए से लिखे। तो ए बराबर रो 3 चाहिए, यानी 3 पंक्ति बनाना है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, इसको यदि ऐसे ही लिख दें तो 3 रो हो गया। कॉलम 2 चाहिए, 1, 1, 2, तो इसको इसी तरह यहाँ पे लिख देना है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे? 30, 25, 25, 31, 27, 26। तो ये हो गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स हम लोग यानी अवयव को लिख दिए। एक भाग यानी पहला लाइन जो है क्वेश्चन का उसको बना लिए। अब कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति में आ गए। फिर कह रहा है दूसरे स्तंभ, यहाँ देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ में कौन सा राशि है? 26। तो लिख देंगे कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि कितना है? 26। तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो इस पंक्ति में खोजना है कहाँ? दूसरे स्तंभ। पहला स्तंभ पे 27 है, दूसरा स्तंभ पे क्या है? 26। तो 26 हो गया। इस प्रकार उदाहरण 1 को हम लोग बना लिए। अब हम लोग उदाहरण 2 को देखते हैं। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? पूछा जा रहा है कि अवयव में 8 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या हो सकती है। तो हम जानते हैं कोटियां जो होती है 2 संख्या के गुणनफल के रूप में होती है। यदि पंक्ति की संख्या m हो और स्तंभ की संख्या n हो तो कोटि होता है m गुना n। तो हम लोग को ये देखना है कि 8 को 2 संख्या के गुना के रूप में कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? जैसे अवयव की कोटि क्या होता है? अवयव की कोटि बराबर m गुना n हम लोग लिखते हैं, जहाँ m पंक्ति की संख्या है और n स्तंभ की संख्या है। तो इसका मतलब कोटि जो होता है वह 2 संख्या के गुना के रूप में होता है। हम लोग क्या करेंगे, 8 अवयव है तो देखेंगे कि 8 को 2 संख्या के गुना के रूप में कितने तरह से लिख सकते हैं। जितने तरह से लिखेंगे उतनी ही इसकी संभव कोटियां होंगी। तो हम लिखते हैं आंसर में कि 8 अवयव वाले
अवयव की संभव कोटियां 8 को हम सबसे पहले लिख सकते हैं 1 गुना 8, 1 गुना 8 बराबर 8, तो 1 कोटि ये हो गया। दूसरा लिख सकते हैं 2 गुना 4, 2 चौका 8। तीसरा लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 दूना 8। चौथा नंबर पे लिख सकते हैं 8 गुना 1, 1 गुना 8, 8 गुना 1, दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। 2 गुना 4, 4 गुना 2, दोनों में अंतर है। तो ये 1 2 3 4 संभव कोटियां कितनी हुई? 4। 8 को 2 संख्या के गुना के रूप में हम लोग सिर्फ 4 ही तरह से लिख सकते हैं, इसलिए 8 अवयव वाले मैट्रिक्स की संभव कोटियां कितनी होंगी? 4 होंगी। अब मैं बतलाता हूं कि 1 गुना 8 और 8 गुना 1 कैसे अंतर है। यदि मैं एक अवयव A लूं और इसमें 8 अवयव लेना है, ध्यान से देखिए, रो 1 यानी कि एक ही रो होना है, कॉलम कितना होना है? 8। मान लेते हैं 1 से 8 तक की संख्या, 8 अवयव जो है इसमें मान लेते हैं 1 से 8 तक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखिए, इसमें रो 1 है, तो 1 गुना कॉलम यानी खड़ी रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 गुना 8 हो गया ऐसा। अब 8 गुना 1 देखिए कैसे होगा। यदि मैं अवयव B से इसको लिखूं 8 गुना 1 को, रो कितना होना चाहिए? 8, कॉलम कितना होना चाहिए? 1। रो मतलब क्षैतिज रेखा 8 चाहिए, लेकिन कॉलम इन उदग्र रेखा 1 ही होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ देखिए रो 8 है, कॉलम 1 है, तो 1 गुना 8 और 8 गुना 1 में बहुत ज़्यादा अंतर है। दिख रहा है आप लोगों को? 1 गुना 8 इस तरह से हुआ, 8 गुना 1 इस तरह से हुआ। इसमें रो 1 ही है, एक ही रो बना है, लेकिन कॉलम 8 है, 8 खड़ी रेखा। इसमें रो 8 है यानी क्षैतिज रेखा 8, कॉलम 1 है, खड़ी रेखा 1। तो इस प्रकार ये तो हम उदाहरण देकर आपको समझाए कि 1 गुना 8 8 गुना 1 कोटि जो है कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो इस प्रकार उदाहरण 2 को हम लोग बना लिए कि 8 अवयव यदि मैट्रिक्स में है तो उसकी संभव कोटियां सिर्फ 4 होंगी। कौन कौन सी होंगी? 1 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 2, 8 गुना 1। अब हम लोग उदाहरण 3 को देखते हैं। उदाहरण 3 कह रहा है एक ऐसे 3 गुना 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j का मॉडुलस द्वारा प्रदत्त है। क्या करना है हम लोगों को? 3 गुना 2 अवयव की रचना करना है। तो हम एक अवयव पहले लिख लेते हैं 3 गुना 2 का। तो हम लोग लिखते हैं रो 3 होना चाहिए यानी क्षैतिज रेखा 3, कॉलम 2 उदग्र रेखा 2। तो इसको हम लोग लिखते हैं A11 A12। पहला रो हो गया क्योंकि कॉलम 2 ही रखना है। अब दूसरा रो तो A21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम है तो रो को ये बतलाता है कॉलम को। रो को पहले लिखते हैं, कॉलम की संख्या को बाद में लिखते हैं। A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब तीसरा रो के लिए क्या लिखेंगे? A31, ये 3 रो को बतला रहा, 1 2 तीसरा रो है, 1 कॉलम को बतला रहा पहला है, A32। तो इस तरह से हम लोगों को ये 3/2 मैट्रिक्स की रचना करनी है। इसमें ध्यान से देखिए aij, i का मान 1, j का मान 1 रखेंगे तो ये अवयव हमको पता चल जाएगा। फिर इसके लिए i बराबर 1, j बराबर 2,
इसमें यदि i का मान 1, j का मान 2 रख देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वह A12 प्राप्त हो जाएगा। फिर A21 i पहला जो अब ये संख्या होता है ये i हुआ, दूसरा j हुआ, यहाँ i j। इस प्रकार इस 6 अवयव को बारी बारी से हम लोग ये जो व्यापक पद दिया हुआ aij जो है इसका व्यापक पद दिया हुआ है, इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग aij में A11 निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं A11 यदि निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 1/2। 1 का मतलब i1 j भी 1, तो यहाँ रखिए i के लिए 1 माइनस 3 गुना j के लिए 1। तो अब क्या हो जाएगा 1/2, 1 घटा 3 एकम 3, 1/2, 1 में 3 घट गया तो -2। तो यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस लगने के बाद क्या होता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मॉडुलस क्या करता है माइनस को भी प्लस कर देता है। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1। तो A11 यानी पहला पद जो है, पहला मान मैट्रिक्स का पहला अवयव हम लोग ज्ञात कर लिए 1। अब हम लोग A12 ज्ञात करते हैं। A12 तो यहाँ i का मान 1 हो गया, j का मान 2 हो गया। तो इधर भी i के लिए 1 है, j के लिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, i के लिए 1 माइनस 3 गुना j के लिए 2, 1/2, 1 माइनस 3 दूना 6, 1/2, 1 में से 6 घट गया तो -5। मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस क्या करता है निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू को बतलाता है, यानी ऋणात्मक चिन्ह को नहीं, हमेशा धनात्मक चिन्ह को। तो लिखेंगे 1/2 गुना 5 यानी कि 5/2। तो पहला रो का हम लोग दोनों अवयव निकाल लिए। अब A21 निकालते हैं। अब जैसे 2 1 रखे तो i का वैल्यू हो गया 2, j का वैल्यू हो गया 1। तो इसमें रखेंगे i बराबर 1, j बराबर i बराबर 2, j बराबर 1, इधर भी रख देना है। तो 1/2 i के लिए यहाँ से 2 घटा 3 गुना j का वैल्यू 1 रख दिया, हो गया 1/2, 2 घटा 3 एकम 3, 2 में से 3 घट गया तो -1 हो गया। मॉडुलस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या रहा 1/2। 2 1 निकाल लिए। अब हम लोग A22 निकाल लेते हैं। A22 इक्वल टू 2 2 का मतलब i भी 2 और j भी 2। तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, i के लिए यहाँ 2 रखेंगे घटा 3j, तो 3 गुना j का मान कितना रख देते हैं, j का मान 2 रख दिए। तो हो गया 1/2, 2 घटा 2 तिया 6, 1/2, 2 में 6 घट गया -4। मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉडुलस क्या करता है माइनस को भी प्लस कर देता है। 1/2 गुना 4 कटा दो, 2 दूना 4, तो 2। A22 भी निकाल लिए। दूसरे रो का भी दोनों अवयव पता चल गया। अब 3 1 निकालते हैं। A31 का क्या मतलब हुआ, i का मान 3, j का मान 1। तो हम लोग i का मान यहाँ 3 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 घटा 3j है तो 3 गुना j का मान यहाँ से 1 रख दिए। तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 घटा 3 एकम 3, तो हो गया 1/2 0 का मॉडुलस। तो 1/0 का मॉडुलस 0 ही होता है।
0 गुना कोई भी राशि करते हैं तो 0 हो गया। तो 3(1) निकाल लिए। अब A32 निकाल लेते हैं। A32 बराबर 1/2 I हो गया 3, J हो गया 2। तो इसमें हम लोग रखेंगे I का मान 3, J का मान 2। तो लिखते हैं I है तो यहाँ से 3 लिख देते हैं, माइनस 3 गुना J है तो J का मान कितना है 2 है। ये I होता है और ये J होता है। तो हो गया 1/2, 3 घटा 3 दूना 6। तो 1/2, 3 में से 6 घट गया तो -3, मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस हो गया। 1/2 गुना 3 बराबर 3/2। इस प्रकार हम लोग 6 का 6 अवयव इसमें से ज्ञात कर लिए। जब 6 अवयव ज्ञात कर लिए तो अब इसमें मान बैठा देते हैं, अवयव A निकल जाएगा। तो लिखते हैं A बराबर A11 A12। तो A11 का मान है 1 और A12 का मान है 5/2। तो लिखते हैं 1 5/2। फिर है A21 A22। तो A21 का मान है 1/2 और A22 का मान है 2। अब है 31 32। तो A31 का मान है 0, A32 का मान है 3/2। इस प्रकार हम लोग 3 गुना 2 कोटि का एक मैट्रिक्स A को ज्ञात कर लिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण 4 को अब हम लोग देखते हैं। उदाहरण 4 कहता है कि यदि यह अवयव इस अवयव के बराबर है तो A B C X Y तथा Z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 अवयव समान है। तो हम लोग अभी परिभाषा पढ़े हैं कि 2 अवयव समान तभी होता है जब दोनों की कोटि बराबर हो और दोनों के संगत अवयव भी बराबर हों। तो यहाँ कोटि तो बराबर है, 1 2 3 रो इसमें भी है, 1 2 3 रो इसमें भी है। कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम इसमें भी है, 1 2 3 कॉलम इसमें भी है। ये कोटि बराबर है और अवयव बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि संगत अवयव भी बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। तब क्या हो जाएगा, इसका पहला बराबर इसका पहला, इसका दूसरा बराबर इसका दूसरा, इसका तीसरा बराबर इसका तीसरा। यानी कि पहले रो का तीनों अवयव जो है इस अवयव में पहले रो के तीनों संगत अवयव के बराबर होगा। फिर दूसरा रो का तीनों अवयव जो है दूसरे रो के संगत अवयव के बराबर होगा। तीसरा रो का तीनों अवयव इस मैट्रिक्स के तीनों अवयव जो है तीसरा रो का उसके बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं आंसर में, चूंकि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए इसका पहला अवयव जो होगा इसके पहले अवयव के बराबर होगा। देखेंगे इसलिए x + 3 = 0, इक्वेशन 1। इसी पहला रो में ही ये दूसरा अवयव जो है संगत अवयव यानी दूसरे अवयव के बराबर होगा। z + 4 = 6, इक्वेशन 2। पहला रो का तीसरा अवयव इसके पहले रो के तीसरे अवयव यानी 3y - 2 के बराबर होगा। तो लिखेंगे 2y - 7 = 3y - 2, समीकरण 3। अब दूसरे रो में आइए, -6 - 6 के बराबर है।
अब इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा a-1 इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ आइए, दूसरे रो का तीसरा अवयव दूसरे रो के तीसरे अवयव के बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 बराबर 2c प्लस 2। अब फिर यहाँ आते हैं, तीसरा रो का पहला अवयव तीसरा रो के पहले अवयव के बराबर b-3 इक्वल टू 2b प्लस 4, इक्वेशन नंबर 6। इस तरह इससे x निकल जाएगा, इससे z निकल जाएगा, इससे y निकल जाएगा, इससे a निकल जाएगा, इससे b निकल जाएगा और इससे c निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक क्या किए कि दोनों अवयव के संगत अवयव को बराबर लिख दिए। अब सभी समीकरण को बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को a b c x y z निकल जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब प्लस 3 है LHS में, जब इसको RHS में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, उधर जाकर लिखेंगे, या x बराबर +3 उधर गया तो -3, इस प्रकार x निकाल लिए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या, z प्लस 4 इक्वल टू 6, लिखते हैं z प्लस 4 इक्वल टू 6। इस 4 को प्लस में है उधर भेज देते हैं तो -4 हो जाएगा, z इक्वल टू 6 -4, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो हम लोग z भी निकाल लिए। अब इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 है 2y घटा 7 बराबर 3y घटा 2। y को एक तरफ कर लेंगे, संख्या को एक तरफ कर देते हैं, लिखते हैं या 2y तो अपने जगह पे रहेगा, उधर से 3y को इधर ले आएंगे, प्लस में है इधर आकर माइनस में हो गया। अब RHS में क्या बचा, 3y इधर आ गया तो -2 बचा, लिख दिए -2। अब इधर से -7 को उधर ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 7। 2y में 3y घट गया तो -y। अब यहाँ जोड़ मत दीजिएगा, ऐसा नहीं प्लस का चिन्ह 7 2 9 कर दिए, ये माइनस में है और ये प्लस में, जब एक प्लस और एक माइनस में रहे तो उसको हम लोग घटाते हैं, 7 में से 2 घट गया 5। अब माइनस इधर लगाइए या उधर लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं होता है, तो माइनस को हम लोग उधर लगा देते हैं, y बराबर -5। वैसे इसका नियम है -1 से दोनों तरफ गुना करने का, जब -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -+ प्लस y, अब 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5। तो हम लोग y भी निकाल लिए। अब समीकरण 4 को सॉल्व करते हैं, a निकल जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 है a-1 इक्वल टू -3, a-1 इक्वल टू -3। इस 1 को LHS से RHS में भेज देते हैं, -1 है उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू -3, अब -1 उधर गया तो +1। तो 3 में 1 को जोड़ना नहीं है क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस है, 1 का चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो बड़ा में छोटा घटेगा, बड़ा 3 है छोटा 1 है, तो 3 में 1 घट गया 2, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं, घटाने के बाद हमेशा बड़ा का चिन्ह लगता है, बड़ा 3 है इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -2 हो गया। a भी निकाल लिए, जब a निकाल लिए अब समीकरण 5 से हम लोग c निकाल लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 कहता है 0 बराबर 2c प्लस 2,
या 2c प्लस 2 बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 बराबर 2c प्लस 2 लिखें या 2c प्लस 2 बराबर 0 लिखें, एक ही बात है। अब 2 प्लस में है, उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा। अब ये 2 गुना है, उधर भेज देते हैं, भागा हो जाएगा। तो c कितना हो गया, -2 बट ये गुना वाला भाग हो गया उधर से, तो बराबर हो गया -1। तो c भी निकाल लिए। अब हम लोग समीकरण 6 से b निकाल लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 6 से समीकरण 6 है b - 3 इक्वल टू 2b + 4। अब b को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर देते हैं। b यहाँ है, उस b को इधर ले आते हैं। 2b है, इधर आया तो क्या हो गया, -2b। अब उधर पहले से क्या है, 4। इस -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो गया। अब b घटा 2b, 2b में एक b घट गया तो -b बराबर 4 3 7। माइनस को उधर भेज दीजिए तो b बराबर -7। इस प्रकार हम लोग a b c x y z सबको निकाल लिए। सबको एक जगह लिख देते हैं, x y z a b c। x का वैल्यू कितना निकाले हैं, -3। z का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2। y का -5, a का -2, c का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -7। इस प्रकार हम लोग उदाहरण 4 को कंप्लीट किए। आज के लिए बस इतना ही। उदाहरण 5 को हम लोग कल देखेंगे। आज आप लोग इतने को अच्छे से बनाइए। आप लोगों को फिर मैं कह रहा हूँ, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मैट्रिक्स के पार्ट 1 को आप जाकर ज़रूर देखें। मैंने उसको अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 को देखकर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।